हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले सिलेबस आपको डिक्लेयर हो जाए, आपका क्लियर हो जाए कि हाँ ये मेरा सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें पढ़ सकते हो। तो इसमें हमने कई सारे पूरा आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस कवर करवा रहे हैं। तो आज हमारी बारी है बीए सेकंड ईयर के जियोग्राफी का। बीए सेकंड ईयर के जियोग्राफी के पेपर 1 का आज हम सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो जाकर के एक बार चैनल पर विजिट करो। आप देखो कि बहुत सारी चीज़ें इस पर आपके लिए अवेलेबल है। ऑलरेडी 1350 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर के एक बार विजिट जरूर कर लेना। पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सेकंड ईयर का आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है। नया सिलेबस क्या है इसका, तो देखो सेकंड ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर है, इस पेपर का नाम है आपका इकोनॉमिक जियोग्राफी, यानी कि आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल किसको कहते हैं? वह भूगोल जिसमें हम पैसे के बारे में समझ सकें। अर्थ मतलब क्या होता है? पैसा। पैसे के बारे में हम समझ सकें, फाइनेंशियल सिचुएशंस को समझ सकें, और फाइनेंशियली जो जियोग्राफी हमें फाइनेंशियल के बारे में बताता हूँ वो कहलाता है, इकोनॉमी के बारे में बताता हूँ वो है आपका आर्थिक भूगोल। तो देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं पहले वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो चीज़ें आपको हम एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए बेल आइकन आपने हिट कर रखा है तो आपको एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी टाइप्स के क्वेश्चन, आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सभी क्वेश्चन आपके कवर करवाने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, साथ में हमारे रहना है, ओके, बस और कुछ नहीं। तो पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो तो सीधा सीधा पहला जो पेपर का नाम है क्या, सबसे पहले ओवरव्यू आपको जानना है कि क्या होता है आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल की परिभाषा क्या है, आर्थिक भूगोल के बारे में विद्वानों ने क्या परिभाषा दिया हुआ, अलग अलग विद्वानों का परिभाषा, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेटमेंट। जब आप क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ ले, मान लिया क्वेश्चन कि आर्थिक भूगोल के परिभाषा व विषय क्षेत्र को स्पष्ट करो। अब आपको इसमें जब आप कॉपी लिख रहे होंगे तो आपको उसमें परिभाषा देना पड़ेगा अपनी तरफ से, आर्थिक भूगोल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना पड़ेगा। आप खुद परिभाषा दोगे, आप कम से कम 2 विद्वानों का परिभाषा दोगे, स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा हुआ आर्थिक भूगोल के बारे में, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, पूरा बाकायदा हमने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ये वीडियो पे ऑलरेडी 90,000 के व्यूज़ आ चुका है, 90,000 व्यूज आ चुका है आपका, और उस पर ऑलरेडी 25 मिनट का वो वीडियो पूरा डिटेल कवर किया हुआ है, ये पहला चैप्टर हमने। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हो, आप बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो मतलब और भी फिर से पढ़ाऊंगा, ये चीज़ मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि केवल फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ाया है और भी पढ़ाना है आपका। तो क्या है आर्थिक भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र क्या है, पूरा विस्तृत आपको बताया जाएगा। उसके बाद उससे रिलेटेड क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन में आपको किस तरह से जवाब देना होगा, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है सेकंड नंबर का, वो है कह रहता है क्या, संसाधन। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है संसाधन क्या है। जैसे कोयला भी संसाधन है, आपका जो डीजल है वो भी संसाधन है, पेट्रोल भी संसाधन है, आपकी मिट्टी भी संसाधन है, आपका जल भी संसाधन है, आपके वन भी संसाधन है। तो संसाधन क्या होता है? देखो वो चीज जिसका यूज करके मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, या मनुष्य अपने जीवन में जिसका यूज करके कुछ इफेक्टिव कर सकता हो, उसको कहते हैं संसाधन। यानी कि वे वस्तुएं जो मनुष्य के यूज में आती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। अगर कोई वस्तु कितना भी इंपॉर्टेंट है, कितना भी महत्वपूर्ण है, अगर वो मनुष्य जब तक उसकी खोज नहीं किया है, या मनुष्य जब तक उसका यूज ना करने लगे, तब तक वो संसाधन नहीं माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अब क्या करना है, संसाधन में आपका आ गया जल संसाधन। जल संसाधन क्या है, जल संसाधन की विशेषता क्या है, जल संसाधन के किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इस संसाधन को कैसे बचाया जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इस तरह से आपका मिट्टी आ गया, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी की कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी का क्षरण किस होता है, तो मिट्टी की क्षरण को किस तरह से रोका जाता है, किस तरह से पेड़ मिट्टी की क्षरण को रोकने के लिए सहायक होते हैं, इस तरह से टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मिट्टी से आपके ये क्वेश्चन आएंगे, वनों की कटाई को कैसे रोका जा सकता है, वन संसाधन के रूप में कैसे आप समझते हो, वन संसाधन के रूप में क्या भूमिका निभाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वनों से रिलेटेड। तो संसाधन में आपसे बेसिकली ये 3 चीजों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाएगा, क्या, जल, मिट्टी और वन। इन 3 चीजों के बारे में तो आपसे पूछना ही है। तो इनके बारे में मैं डिटेल आपको क्लियर करवाऊंगा जब आपकी क्लास लगेगी, एक एक टॉपिक आपका, कि जल क्या है, जल संसाधन क्या है, जल संसाधन से रिलेटेड जितना भी हो सकता है कि उसके जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जल संसाधन को संरक्षित कैसे किया जाए, सारा टॉपिक आपका क्लियर किया जाएगा। अगला टॉपिक जो 3rd नंबर आपको पढ़ना है वो है आपका प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक समझो क्या होता है, ऐसे उत्पादक जिनको हम डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हो, यानी कि जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करने की जरूरत ना हो। कि हमने जैसे कि मान लिया सोना निकाला, जमीन के अंदर से ऐश निकाला सोने का, उसको ले जाकर के भट्टी में डालते हैं, उसके तमाम सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद जाकर के वो एक सोना बनता है। तो वो प्राथमिक उत्पाद नहीं है, वो द्वितीयक तृतीयक उत्पाद में आता है। लेकिन ऐसे उत्पाद जिनको हम डायरेक्टली समझ सकते हो, डायरेक्टली पा सकते हो, जैसे कि मछली हो गया। मछली के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जाकर के जाल लेकर के कूद जाए कहीं भी,
नदी, गड्ढा, समुद्र जहाँ भी है आप जाल लेकर के जाएंगे या कुछ भी मतलब जिससे मछली फंसती है आप वो ले जाकर के डायरेक्टली मछली ला करके बना करके खा सकते हो। तो मतलब ऐसे उत्पाद जिनको हम डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली नेचुरली हमें चीज़ें मिलती हों, वो कहलाता है आपका प्राथमिक उत्पाद। और जिसमें आपको प्योरीफाई करना पड़ता है, आपको उसमें जो फिल्टर यूज करना पड़ता है, तो उसको कहते हैं आपका सेकेंडरी या थर्ड। ओके, तो क्या है मत्स्यन? मत्स्यन क्या होता है? मछली कहाँ पर पाई जाती है विश्व में? मत्स्यन का मछली के मारने का या मछली का उत्पाद का क्षेत्र कहाँ है विश्व में? सबसे अधिक मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जापान में सबसे अधिक मछली क्यों मारी जाती है? जापान में सबसे अधिक मछली क्यों पाई जाती है? वहाँ के लोग मछली पर निर्भर क्यों हैं? इस तरह के तमाम सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फोर्थ टॉपिक आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में। कृषि क्या होती है, कृषि के लिए उपयोगी क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मान लिया गेहूं हो गया। अब गेहूं का आपसे पूछ लेगा कि गेहूं के लिए जो है कौन से उपयोगी क्षेत्र हो सकते हैं, कहाँ पर गेहूं सबसे अधिक पाया जाता है, गेहूं के उत्पादन के लिए कैसा मानसून होना चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए, कितना वर्षा होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो सब कुछ रिलेटेड। गेहूं का वितरण कहाँ पर है, गेहूं का उत्पाद कहाँ पर होता है, गेहूं का वितरण कहाँ पर विश्व में कितना होता है, कौन सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे। इसी तरह से कपास भी पूछ लेगा आपसे कि कपास के उत्पाद के बारे में बताइए, कपास का उत्पादन और वितरण के बारे में डिस्कस कीजिए अच्छे तरीके से, विस्तार में वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मतलब हाँ ये चीज़ें हैं, कपास इस तरह से यहाँ पाई जाती है, कपास के लिए ये सिचुएशन होना चाहिए, जलवायु होनी चाहिए, इतना वर्षा होना चाहिए, इतना उसमें आपका टेम्परेचर होना चाहिए, इतना ढलान पर कपास पाया जाता है। मतलब एक तरह से मतलब पूरी तरह से आपको डिस्कस करना पड़ेगा। चीन में चाय की खेती लेकर के पूछ लेता है, गन्ने की खेती को लेकर के इसी तरह से कैसा जलवायु होना चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए, राजनीतिक सांस्कृतिक क्या स्थिति होनी चाहिए, कहाँ पर कौन सी चीज़ें किस तरह से डेवलप हुई हैं। ब्राज़ील में कहवा उत्पादन के बारे में पूछ लेता है कि ब्राज़ील में कहवा उत्पादन सबसे अधिक क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे जलवायु वाले कारण क्या है, कितने टेम्परेचर होना चाहिए, कितना उसमें वर्षा होना चाहिए, कितना जो है सर्दी होना चाहिए, मतलब हर एक चीज़। चावल के लिए क्या उपयोगी है, रबड़ कैसे होता है, रबड़ के लिए कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, कहाँ पर रबड़ सबसे अधिक पाया जाता है, कहाँ पर रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, रबड़ का वितरण कहाँ पर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चावल के उत्पादन के बारे में बता दिया, या संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उत्पादन, ब्राज़ील में गन्ना के उत्पादन, ब्राज़ील में कहवा के उत्पादन के बारे में बताएं। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता है, जो कि आपका एक एक टॉपिक हमको पढ़ना है, तो ये सब हमें पढ़ना है कि पढ़ेंगे हम। 5th नंबर टॉपिक जो आपको कवर करना है वो है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज यानी कि जिसको हम जमीन के अंदर से खोद करके निकालते हैं, जो धातु है उनको कहते हैं खनिज, और संसाधन शक्ति संसाधन यानी कि ऐसे संसाधन जिनसे हमें पावर मिलता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया आपका, कोयला, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, एलपीजी, तांबा, ये सभी क्या है, ये सभी खनिज हैं जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो कोयले के उत्पादन के बारे में पूछेगा कि कोयले के उत्पादन और वितरण के बारे में बताइए कि कोयला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, इसका वितरण कहाँ किया जाता है, उत्पादन कहाँ से किया जाता है, इसके उत्पादन के लिए कौन कौन सी स्थितियाँ होनी चाहिए, कहाँ कौन सा टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर, किस जगह पर कैसे कैसे माहौल होने चाहिए। यानी कि अगर कोयले का उद्योग आपको करना है तो उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या सभी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है। कोयला हो गया। बॉक्साइट के बारे में इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बॉक्साइट के उत्पादन और वितरण के बारे में विस्तार से वर्णन करो। भारत में कोयले के उत्पादन के बारे में बताओ, या फिर पेट्रोलियम के उत्पादन, भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन के बारे में बताओ। विश्व में पेट्रोलियम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, या उत्पादन और वितरण के बारे में बताओ कि विश्व में कहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है और कहाँ पर इसका वितरण किया जाता है। एलपीजी गैस के बारे में बात किया जाएगा कि एलपीजी गैस कहाँ पर मिलता है, इसका उत्पादन क्षेत्र बताओ, इसका वितरण क्षेत्र बताओ। भारत में एलपीजी की कहाँ पर चीज़ें पाई जाती हैं। तांबा के बारे में इसी तरह से पूछ लेगा। इस तरह से आगे एक टॉपिक आता है आपका ऊर्जा संकट, कि हम जो ये ऊर्जा है जिसको हम निकाल करके अंधाधुंध खर्च किए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा संकट आ सकता है, तो ऊर्जा संकट को कैसे दूर किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे संसाधन में। इसके बाद आता है अगला टॉपिक आपका 6 नंबर का, उद्योग और औद्योगिक प्रदेश। उद्योग और औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर लगाए जाते हैं, इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन से। अगर कहीं पर हमें उद्योग लगाना है तो उसके लिए कौन कौन से कारक होने चाहिए, भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, जो भी ये सब चीज़ें मिल करके, कहाँ जलवायु कैसी होनी चाहिए, वहाँ पर पानी मिलना चाहिए, श्रमिक मिलने चाहिए, ये सब क्या है वहाँ पर जो आपका कह सकते हैं ना, जिसको हम कहते हैं तत्व, जो नेचुरल तत्व मिलता है ना, जहाँ पर खुदाई करके कुछ को क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आता, चलो छोड़ो। मतलब जो मेन तत्व हम निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, अवयव बोलते हैं जिसको, उस वो चीज़ें मिलना चाहिए जिसको कच्चा माल कहते हैं, उसको कच्चा माल मिलना चाहिए, वहाँ पर पानी मिलनी चाहिए, श्रमिक मिलने चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब क्या है, अगर कहीं पर उद्योग लगाना है या औद्योगिक प्रदेश करना है तो उत्तरदायी कारक हैं ये सब। अब लौह इस्पात के बारे में आपसे पूछ ले कि लौह इस्पात के उद्योग के लिए और
कौन से उत्तरदायी कारक होने चाहिए, या भारत में लौह इस्पात उद्योग के बारे में बताइए, उसका उत्पादन और वितरण के बारे में बताइए, विश्व में लौह इस्पात उत्पादन है वो कहाँ पर, कितने क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे कैसे पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात के बारे में बताइए, इसका उत्पादन और वितरण के बारे में डिफरेंस कीजिए बताइए। इस तरह से क्वेश्चन है। वेबर की औद्योगिक अवस्थिति, वेबर ने एक सिद्धांत दिया था कि अगर औद्योगिक क्षेत्र कहीं पर लगाना है, किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, तो उसके लिए वेबर की औद्योगिक अवस्थिति क्या होनी चाहिए। अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से, अमेरिका को कितने औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है, अमेरिका के उत्तर जो औद्योगिक प्रदेश उसमें लौह इस्पात के उत्पादन के बारे में बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जापान के बारे में बताना है कि जापान के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। इसी तरह से यूरोप में औद्योगिक प्रदेश क्या है, रासायनिक उर्वरक उद्योग क्या है, ये उद्योग कैसे किया जाता है, इस उद्योग के लिए कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी होती हैं, इसके पीछे भौगोलिक कौन कौन से कारक होने चाहिए, और भी तमाम सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि उद्योग में, जिसको हम डिस्कस करेंगे जब आपको डिटेल पढ़ाएंगे, तो एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। उत्तरदायी कारक पे एक वीडियो बन जाएगा आपका, लौह इस्पात के उद्योग पर 1 से 2 वीडियो बन सकती है आपकी। तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है आपका 7वां नंबर टॉपिक, जिसमें आपके प्रमुख रेल मार्ग और जलमार्ग के बारे में बात किया गया है। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग कौन से हैं, जलमार्ग कौन से हैं, पानी में और रेल पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेल वाला होता है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेल मार्ग है। इसमें कई सारे देशों से होकर के रेल मार्ग गुजरता है। इसके बाद ये तो जल के बारे में मतलब हो गया आपका रेल मार्ग। इसके बाद सुएज नहर और पनामा नहर के बारे में आपको पता होगा, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अभी बीच में ही सुएज नहर पर एक जो है जहाज फंस गया था, जिसकी वजह से हर दिन का लगभग हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये नहर, इस नहर की क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता होगा। ये नहर जो है कई हजार किलोमीटर रास्ता कम कर देती है इन नहर होने की वजह से। अदरवाइज बहुत ज़्यादा ईंधन खर्च होता है जहाज़ों का, जो दूसरे देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, उसमें बहुत खर्चे आते हैं। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कितना दूरी ये कम करता है, कौन सी जगह पर बनाया गया है, मतलब पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा रेल जल मार्ग के बारे में। इसके बाद 8 नंबर टॉपिक आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब वो व्यापार जो 2 देशों के बीच में या 2 से अधिक देशों के बीच में किया जाता हो, यानी कि जो एक इंटरनेशनल लेवल पर किया जाता हो, वो कहलाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें WTO बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। WTO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ये क्या करता है, इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में बात करना है। एंड इसके बाद एक ये है नाफ्टा। नाफ्टा क्या है, नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड एग्रीमेंट। ये मतलब नॉर्थ अमेरिका के जो देश हैं, जैसे कि ब्राजील हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, इन तीनों के बीच में एक संधि हुई है, इसको कहते हैं आपका नाफ्टा। किसके बीच, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, इन तीनों के बीच में क्या हुआ, संधि, इसको कहते हैं नाफ्टा। ये क्या है, कैसे है, इस संधि में क्या चीज़ें इंपोर्ट की जाएंगी, क्या एक्सपोर्ट की जाएंगी, क्या उनकी डील हुई है, इसके बारे में डिस्कस करना है। एंड इसके बाद एक और टॉपिक है आपका एपेक। एपेक क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये जो है एशिया के कंट्रीज जो हैं उनमें ये कोऑपरेशन हुआ है। इसमें लगभग 18 देश शामिल हैं। तो 18 देशों में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या किस तरह से उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए व्यवस्था रखी गई है, कौन सी शर्तें रखी गई, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसमें आसियान भी आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब संस्था है जिसमें कई सारे देश जुड़े हुए हैं। तो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसमें प्रोसेस क्या है, कितना रखा गया है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, कौन कौन सी शर्तें हैं इसमें, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। तो ये आपका सिलेबस है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सेकंड ईयर के जियोग्राफी के पेपर 1 का इतना सिलेबस है। अब आप इसमें पढ़ने जाओगे, कम से कम ये 8 टॉपिक है ना, इस पर 20 वीडियो ऑलरेडी बन सकते हैं, 20 वीडियो से ज़्यादा भी वीडियो बनेंगे आपके। तो एक ही टॉपिक हम पढ़ाएंगे और डिटेल में आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक बार विजिट कर लो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर के सब्सक्राइब करो, आप जाओ विजिट करो। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप जाकर के सब्सक्राइब भी कर दोगे ज़रूर, अगर आपको लगता है वैल्यूएबल। अदरवाइज नहीं लगता तो नहीं करोगे। आई नो, वेरी स्मार्ट है। तो देखो ये सब चीज़ें हैं, तो शेयर भी कर दिया करो। शेयरिंग इज केयरिंग, जितने लोग शेयर करोगे उतने लोगों की हेल्प हो जाएगी आपकी वजह से। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।